नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। बहराइच में हुए दंगों में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिवार ने न्याय की गुहार लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यह मुलाकात महसी विधायक सुरेश्वर सिंह और भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष परशुराम कशवाहा की मौजूदगी में हुई, जहां परिवार ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी पीड़ा साझा की। मुलाकात के बाद परशुराम कशवाहा ने बताया कि सीएम योगी ने परिवार को आश्वासन दिया है कि हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी वादा किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार को सहायता प्रदान करेगी। मुलाकात के बाद कुशवाहा ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। पीड़ित परिवार से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी लोग आपके साथ गलत किए हैं उनको पनिशमेंट मिलेगा, उनको सजा मिलेगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और क्या कुछ सहायता भी दी जा रही है सरकार के द्वारा? बेशक सहायता दी जाएगी पीड़ित परिवार को। मुलाकात करते समय कितने लोग मौजूद थे अंदर? 7 लोग मौजूद थे। वो जरूरी है नाम बताना क्या? नहीं, मतलब परिवार के लोग थे। परिवार के लोग थे, मैं था और पार्टी के और लोग थे। मुख्यमंत्री ने क्या कहा घटना के बारे में? क्या अपडेट अफसरों ने दी है? कहा जा रहा है अफसरों की भूमिका इसमें बहुत लापरवाही नहीं थी। नहीं, मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ। अफसरों का किसी का भी लापरवाही नहीं था और निश्चित तौर पर उस पक्ष के लोगों ने लोगों के साथ गलत काम किया। प्रतिमाएं जो हमारी दुर्गा पूजा विसर्जन की जा रही थी, शांति हुए में जा रही थी, उन लोगों ने निश्चित तौर पर मस्जिद के सामने से जब प्रतिमाएं क्रॉस कर रही थी तो मस्जिद के ऊपर से पथराव किया गया, जिससे कि दुर्गा जी का बांह टूट गया। हमारे जो कार्यकर्ता थे जो जुलूस के साथ जा रहे थे उस पर उत्तेजित होकर छत पर चढ़ गए और छत पर चढ़ने के बाद उन लोगों ने जो भी क्रिया किया, इसके बाद उस लड़के को घसीट कर ले जाकर मारने का काम। पहले पथराव उन लोगों ने मुसलमानों की तरफ से। अच्छा, ये बताइए, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि हरा झंडा उतारा जा रहा है, रेलिंग तोड़ी जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, हरा झंडा तो मैंने कहा ना कि जब मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई तो हमारे दुर्गा पूजा समिति के कुछ लड़के छत पर गए, उनने झंडा जी हमने ही निकाला। उस टाइम हुआ ये था कि जब वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ वो लहू लुहान पूरी तरह से पड़ा हुआ था। जब उसके पास हम पहुँचे तो हमारे ऊपर भी फायर चालू हो गई। 3-4 राउंड हमारे ऊपर भी फायरिंग हुई। तो किसी तरीके से उसको खींचकर, हम थे, हमारा एक छोटा भाई था, एक और दोस्त था हमारा, उसको किसी तरीके से बाहर निकाल कर जब लाए तो प्रशासन के पास कोई गाड़ी भी नहीं थी जो हमें गाड़ी दे दे। कहीं प्रशासन वहाँ सुनने वाला नहीं था। कितने लोग थे उस समय? बुलेट फायर करने में कितने लोग थे? लगभग 6 से 7 लोग थे। अभी तक उनकी पहचान हो पाई है? हम चश्मदीद गवाह हैं। जब हम पर खुद पर फायर हुई है तो हम उनको पहचानते तो ही हैं। तो अभी तक अरेस्ट तो शायद कोई बता रहे थे कि एक कोई अरेस्ट हुआ है। अच्छा, सीएम योगी से आप लोगों की मुलाकात हुई है, क्या कुछ आश्वासन दिया है? जो आश्वासन सीएम साहब ने दिया है वो सही है। उन्होंने कहा है कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस पर हम तुरंत एक्शन लेंगे। तो कार्रवाई तो शायद चल रही है और जो हमें चाहिए था, जो आश्वासन चाहिए था, उन्होंने दिया। वहाँ मौके पे पुलिस थी या फिर नहीं? पुलिस थी, लेकिन जितनी पुलिस बल होनी चाहिए उतनी नहीं थी। कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही, पुलिस की ही लापरवाही थी। वहाँ के जो सीओ साहब थे हमारे थाने की, उनकी लापरवाही थी। यस सोहर्दी, अगर उनकी लापरवाही नहीं होती, जब वो इलाका प्रबाधित है, संवेदनशील था, तो वहाँ उन्हें इतनी फोर्स रखनी चाहिए थी कि शायद कोई, जब वहाँ पर घटना शुरू हुई, उग्रवादियों ने वायर खींचा या पथराव किया तो पहले उनको रोकना चाहिए था, उनको अरेस्ट करना चाहिए था, तो कोई विवाद ही नहीं होता। जब हम लोगों ने कुछ कहा भी नहीं, वैसे भी हम लोगों पर लाठीचार्ज करवा दी गई। उसी लाठीचार्ज के दौरान ही उसको खींच कर अंदर ले जाया गया और ये घटनाएं हुई। बस। पीड़ित परिवार की आप भी वहाँ पर मौजूद थे, क्या कुछ बातचीत हुई? पीड़ित परिवार संतुष्ट थे मुलाकात से या नहीं? एक चीज़ तो आप लोगों को कन्फर्म कर दें कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात पीड़ित परिवार करने नहीं गया था,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पीड़ित परिवार को बुलाया था मुलाकात करने के लिए, और मुलाकात हुई, पीड़ित परिवार पहुंचा, पीड़ित परिवार के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी पूरी बात सुनी, और उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने हमारे लड़कों को मारा है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नियम कानून के तहत जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 10 लाख रुपए की मदद देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री आवास देने को कहा है, आयुष्मान भारत का कार्ड देने को कहा है, और जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं जो गरीबों को मिल सकती हैं उन सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया है। और उनकी पत्नी हाई स्कूल पास हैं, अगर उनके लायक कोई संविदा पे या ऐसी कोई नौकरी है तो उस पर भी विचार करने के लिए महाराज जी ने उस परिवार से कहा। आर्थिक मदद का भी है। आर्थिक मदद 10 लाख रुपए। संविदा की नौकरी दी जाएगी या सरकारी नौकरी दी जाएगी? अब ये देखा जाएगा कि उनकी पढ़ाई के हिसाब से उनके लिए क्या किया जा सकता है। जिस तरह से पीड़ित परिवार ने क्या मांग करी थी? और पीड़ित परिवार ने कुछ मांग नहीं की थी। पीड़ित परिवार ने कहा कि हमारा लड़का मारा गया है, आपके पास आपने बुलाया है, हम आपके पास आए हैं, आपसे चाहते हैं कि कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने बताया कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और बाकी उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप स्वयं निर्णय लेंगे क्या करना है। विधायक जी आए हैं, विधायक जी ने हमेशा मदद की है, अब आपके ऊपर विधायक जी के ऊपर है। उन्होंने 10 लाख रुपए की घोषणा की। मुख्यमंत्री आवास अफसरों की भूमिका पर क्या कार्रवाई होगी? मांग की आप लोगों ने? कार्रवाई हो चुकी, थाना और चौकी पे कार्रवाई हो चुकी। ये काफी है थाने चौकी पे कार्रवाई? पूरी बात सुनेंगे कि बोलिए विधायक जी, बोलिए। थाने चौकी पे कार्रवाई हो चुकी है। अब कुछ उच्च अधिकारी भी हैं, जांच हो रही है। जैसे ही जांच रिपोर्ट पहुंचेगी, जो भी दोषी होगा, बड़े से बड़ा अधिकारी होगा, छोटे से छोटा कर्मचारी होगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं छूटेगा कार्रवाई से जिसकी इसमें भूमिका रही हो। विधायक जी जो लापरवाही मांगी ना, कहीं लापरवाही तो जरूर हुई है, चाहे डीएम या एसपी वो तो प्रथम दृष्टया इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज की लापरवाही और सीओ की लापरवाही, उसमें से तुरंत इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज उसी समय लाइन हाजिर कर दिए गए थे। जो शेष बचे हैं उन पर कार्रवाई जल्दी। अब बहराइच की स्थिति कैसी है? बहराइच बिल्कुल नियंत्रण में है। कल रात से एक भी घटना बहराइच जनपद के अंदर नहीं हुई है। क्या पीड़ित परिवार ने एनकाउंटर मांग की जा रही है? ने पीड़ित परिवार 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में टूरिज्म के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव हुआ है। बदले हालात में देश दुनिया के पर्यटकों का रुझान भी उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। सरकार का मानना है कि पर्यटन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। इसी कड़ी में यूपी के सभी नेशनल पार्क को इस बार 1 नवंबर से खोले जाने की तैयारी की जा रही है। ऐसा फैसला पर्यटकों के रुझान को देखते हुए सरकार लेने जा रही है। इस मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी ने उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री राज्य स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण सक्सेना से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहे कि जो यूपी है टूरिज्म का हब का है, और जाहिर सी बात है पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो राजस्व भी बढ़ेगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना जी। सर, जिस तरह से जो नेशनल पार्क पहले बंद होते थे अब उसका अब जल्दी खोले जा रहे हैं, जाहिर सी बात है जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या माना जाए उसी के पहले ये है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही चाहते हैं टूरिज्म बढ़े। टूरिज्म बढ़ने से आसपास के लोगों को रोज़गार मिलता है और लोग जो खुश होते हैं वहाँ जाके और देख के। हमारे यहाँ भी जितने भी नेशनल पार्क हैं आमतौर पर 15 नवंबर से खुलते हैं। इस बार बारिश भी अब रुकी हुई है और हम कोशिश ये कर रहे हैं अंदर की सड़कें वगैरह ठीक करें ताकि लोगों को सफारी में दिक्कत ना हो, और नेशनल पार्क 1 नवंबर से खोलने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि हमारे वहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार मिले। हमारे गार्ड जो सफारी चालक हों, ड्राइवर्स हों, जिनकी गाड़ियाँ हों और जो गाइड हों, उन सब की हम ट्रेनिंग भी कराएंगे और उन सबको
लोकल लोगों को हम रखने में हमेशा प्राथमिकता देंगे और हम कोशिश यही कर रहे हैं 1 नवंबर से हम अपना टूरिज्म सेशन शुरू करा दें। सर बहुत बड़ी बात कही कि 1 नवंबर से ये शुरू करने जा रहे हैं। पर्यटकों को इस बार क्या सुविधाएं मिलेंगी आपकी तरफ से? पर्यटकों को आमतौर पे एंट्री टिकट होता है पीटीआर में, वो नहीं बढ़ाया गया और दुधवा में भी जो पिछली बार था वही रखा गया है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन हमने पिछली बार जब नहीं बढ़ाया लेकिन आने वालों की संख्या दुगनी हो गई। हम चाहते हैं अब की बार भी हमने कोई पैसा नहीं बढ़ाया है, लेकिन हम चाहते हैं इस बार भी आने वाले लोगों की, पर्यटकों की संख्या बढ़े, लोग वहाँ आके आनंद उठाएं और हमारा यही है फुटफॉल बढ़े। देखिए, आप उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री हैं डॉक्टर अनुज सक्सेना, जिनका साफ कहना है कि उनकी कोशिश है कि 1 नवंबर से पार्क खोल दिए जाएंगे और जाहिर से जिन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर जो लोकल लोग हैं वहां पर उनको रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जिस तरह से यूपी में टूरिज्म की संभावनाएं हैं, तो जिस तरह से ये यहाँ पे 1 नवंबर से खोला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है रोजगार बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा, तो पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा तो सरकार को राजस्व में भी बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। यूपी के जनपद बहराइच में हुई हत्या, आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के बाद उपद्रवियों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। इस घटना में सीएम की सख्ती के बाद यूपी के कई बड़े अधिकारी प्रभावित इलाकों में कैंप कर रहे हैं और फिलहाल तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। इस बीच सीएम ने मृतक के परिजनों से मिलकर यह भी साफ कर दिया कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच की घटना पर भाजपा एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल का भी कहना है कि आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और बेहतर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही भाजपा उपचुनाव में सभी सीट दर्ज कर इतिहास रचेगी। बहराइच की घटना में जो राजकुमार मिश्रा मृतक थे, उनके परिजनों ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है सभी को कि जो भी आरोपी होंगे, दोषी होंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। और खुद वहां पर जो यूपी पुलिस के एडीजी हैं अमिताभ यश, संजीव गुप्ता जो गृह सचिव हैं, वो वहां पे कायम कर रहे हैं और जो दोषी हैं, जो उपद्रवी हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से बहराइच की घटना में उपद्रव हुआ, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, हालांकि उस पर कार्रवाई भी हो रही है। आज जो मृतक के परिजन थे, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ से उनके 5 कालिदास आवास मिले भी हैं। क्या लगता है जो अराजक तत्व हैं या जो उपद्रवी हैं, आखिर उनसे कोई खौफ नहीं है जबकि लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है? क्या लगता है आगे की क्या कार्रवाई होगी? देखिए, जो भी अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीति है कि उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। और बहराइच में जो घटना हुई है वो दुखद है और जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को कहते हैं कि जो अराजकता पैदा करेगा, जो गुंडई करेगा, उसको किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं करेंगे। तो बहराइच की घटना दुखद है किंतु नियंत्रण में है और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वहाँ पर कैंप कर रहे हैं और आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार होगा। एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से 2017 के बाद से जो पीड़ित होते हैं, कोई घटना होती, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलते हैं। ये क्या कहते हैं 2017 के बाद जो बदले हालात हैं उसी का नतीजा है, क्योंकि 2017 से पहले जो घटनाएं होती थी, पीड़ित से किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री मिलते नहीं थे। लेकिन 2017 के बाद से अनफॉर्चुनेटली कहीं अगर दुर्भाग्यवश ऐसी घटनाएं होती हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे खुद मिलते हैं, उनके घाव पर मरहम भी लगाते हैं। तो इस पहल को आप कितना अच्छा मानते हैं? निश्चित रूप से एक बड़ी अच्छी पहल है और जो भी दुर्घटनाएं होती हैं या इस प्रकार के कांड होते हैं उस पे पहले की सरकारों में कोई मुख्यमंत्री संज्ञान में नहीं लेते थे, उनसे मिलते नहीं थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जितनी भी घटनाएं इस प्रकार की होती हैं, लोगों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, उसमें वो खुद मिलते हैं, परिवार से बात करते हैं और उनकी जो समस्या है उसका समाधान करते हैं। ये एक अच्छी पहल है।
आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो आपने कहा मुख्यमंत्री जी की पहल को आप सराह रहे हैं, और दूसरी बात आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर यूपी में बेहतर है, क्या यही माना जाए इन सब मुद्दों को लेकर ही जो आगामी 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं, तो क्या लगता है जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही 10 से 10 सीटें जीतेंगे, क्या वो सब यही मुद्दे हैं जिनको लेकर वो पूरी तरह से मुतमईन है कि हम ये सीटें जीतेंगे? निश्चित रूप से देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक सवाल है, पूरे देश में उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर हर जगह सराहा जाता है। अभी मुंबई के एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ जी की जो कानून व्यवस्था का प्रकरण है उसको सराहा गया। विगत वर्ष हमारे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी मुंबई गए थे। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो देश में सबसे अच्छा है और उसका एक सार्थक संदेश पूरे देश में जा रहा है। तो जो योगी आदित्यनाथ जी की कानून व्यवस्था पे नियंत्रण है उसका निश्चित रूप से उपचुनाव में फ़ायदा मिलेगा पार्टी को और पार्टी 10 सीटों पर विजयी होगी। देखिए, आप भाजपा एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी हैं जिन्होंने बहराइच की घटना को लेकर भी अपना प्रतिक्रिया दी और साफ कहा कि दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की आज हर जगह एक यूपी नज़ीर बना हुआ एग्जाम्पल है। पूरे देश में यूपी का लॉ एंड ऑर्डर सराहा जा रहा है और यही सब मुद्दे हैं जिनकी वजह से जो बाई इलेक्शन है आगामी 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उसमें 10 का 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। बिहार के मधुबनी में जयनगर BRC सभागार में विकलांग बच्चों के लिए एक दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। उपकरण और परीक्षण मूल्यांकन पहल के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 100 विकलांग व्यक्तियों की जांच की गई। मधुबनी जिले के सभी बालकों में इसी तरह के शिविरों की योजना बनाई गई है। ब्लॉकों में इसी तरह की शिविरों की आयोजन बनाई गई है। शिविर में बच्चों को पेंशन, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कैलिपर्स और TLM किट जैसी विभिन्न सहायता सामग्री वितरित की जाएगी। जयनगर ब्लॉक के प्रतिभागियों ने शिविर में भाग लिया जिसमें राम आशीष यादव, चंद्र प्रकाश नारायण और फिजियोथेरेपी और ऑडियोलॉजी के विशेषज्ञों सहित अधिकारियों ने सहयोग किया। आज का जो दिव्यांग शिविर लगा हुआ है इस संबंध में कुछ जानकारी दीजिए। कब कब यह लगता है और मधुबनी जिले के किस प्रखंड में जो है कब कब का है यह? हाँ सर, ऐसा है कि ये हाल वर्ष जो है ये करता है वर्ष कराया जाता है और ये 26 नंबर से करता है और अगले ये अक्टूबर तक चलेगा और एक रोज चल रहा है। आज में तरह हर एक में इसका किया जाएगा और इसमें ये होता है कि जितने हमारे दिव्यांग बच्चे, जितने कैटेगरी के बच्चे हैं हमारे करता करने के उपरांत उनको तो पीटी जो है पढ़ने लिखने के लिए या उनको आने जाने के जैसे ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर अतः जो दिव्यांग शिविर में आयल छियै के है अहाँके की परेशानी है? यहाँ से सामान वामान मिले है? अभी जांच पड़ताल चल रहा है। कदा घर वगैरह? बिहार के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक डॉक्टर आलोक रंजन ने JDU विधायक गुंजेश्वर शाह के साथ सहरसा नगर निगम क्षेत्र के गांधी पथ मोहल्ले में चल रहे नाले के निर्माण का निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य इलाके में भीषण जल भराव की समस्या का समाधान करना था। डॉक्टर रंजन ने मीडिया को बताया कि यह निरीक्षण मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में हाल ही में हुए बैठक में सड़क और जल निकासी परियोजनाओं के लिए सिफारिशें की गई थी।
जल भराव से लोगों को निजात दिलाने के लिए तत्काल उपाय किए जा रहे हैं, जबकि दूसरे चरण के बड़े विकास की योजना तैयार की जा रही है। दूसरे चरण में दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसे मुख्यमंत्री ने पहले ही मंजूरी दे दी है, जिसका डीपीआर जल्द ही तैयार किया जाएगा। परियोजना का पहला चरण 54 करोड़ रुपए के बजट से पूरा हुआ था। हालांकि तत्काल लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जल निकासी के समाधान को तेजी से लागू किया जाए। विधायक जी नाला का निरीक्षण करने निकले हैं, क्या है पूरा? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी नगर क्षेत्र के विकास के लिए एक मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना दिया गया है। चूंकि उसका एक बैठक माननीय प्रभारी मंत्री हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के द्वारा आज से 26 तारीख को जो है सो यहाँ जिला में किया गया था। उसी में यह निर्णय हुआ था कि उसमें कुछ सड़क और नाला का अनुशंसा विधायकों के द्वारा लिया जाएगा। उसी संदर्भ में चूंकि यह क्षेत्र अभी जल जमाव के दृष्टि से लगातार शुरू से बहुत ही यह क्षेत्र जल जमाव में डूबा हुआ रहता है, तो हम अभी निकल करके देख रहे हैं कि तात्कालिक जो इस राशि से तात्कालिक वैसा नाला बना करके जिससे आने वाले समय में कुछ राहत हो, वैसे बुडको के द्वारा दूसरा फेज की राशि के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दे दिए हैं। उसके लिए डीपीआर तैयार होगा, जो बड़ी योजना उसके लिए बनेगी। पूर्व में 54 करोड़ की राशि से वह योजना एक फेज चला था और दूसरा फेज का काम अब आने वाले समय में डीपीआर बन करके तैयार होगा तो लगेगा। लेकिन तब तक तात्कालिक राहत के लिए हम लोग यह निर्णय ले रहे हैं कि क्या किया जा सकता है जिससे कि तात्कालिक पानी जो है तो निकाला जा सके। इसी के लिए आज अभी घूम रहे थे और हमारे साथ नगर आयुक्त भी हमारे साथ हैं, नगर के जेई भी हैं और माननीय विधायक गुंजेश्वर बाबू भी यहाँ थे। तो इसी मोहल्ला में रहते हैं हम लोग मिल करके। अभी अजय सिंह जी माननीय एमएलसी, उनके घर के पास भी हम लोग जाएंगे और देख करके तात्कालिक जितना हो सकता है उसका हम प्रयास निदान करने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।